चलिए, आज हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 4 ऑफ और ऑडिट, दैट इज ऑडिट एविडेंसेस। इस कंप्लीट चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ। सबसे पहले हम लगभग इसमें 6 से 7 ऐसे पढ़ेंगे जिसमें कवर होता है से 500, 610, 530, 501, 505, 510 एंड 550 एंड लास्ट वन इज 520। 500 डील करता है ऑडिट एविडेंसेस के बारे में। 500 610 डील करता है यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर के बारे में। 530 डील करता है ऑडिट सैंपलिंग के बारे में। 501 डील करता है कि सिलेक्टेड आइटम्स के ऊपर ऑडिटर को एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने हैं। 501। 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन। 510 इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। 550 रिलेटेड पार्टीज एंड 520 एनालिटिकल प्रोसीजर्स। अब जंप करते हैं ऐसे 500 पे। ऐसे 500 का बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है? सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करना, ताकि वो उसके ऊपर एक रीजनेबल कंक्लूजन फॉर्म कर पाए। ये कौन सा होता है ऐसे 500। अब मीनिंग क्या है ऑडिट एविडेंसेस का? जनरली जो 500 है वो ऑडिट एविडेंसेस के ऊपर बेस है। व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिट एविडेंस? ऑडिट एविडेंसेस मीन द इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय द ऑडिटर टू ड्राइव द कंक्लूजन। मतलब ऐसे ही हर एक इंफॉर्मेशन जो ऑडिटर ऑब्टेन करता है ताकि वो कंक्लूजन देने में समर्थ हो जाए, उसको बोलते हैं ऑडिट एविडेंसेस। इसमें इंफॉर्मेशन जो आती है वो ऐसे भी आती है जिसमें अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होते हैं, और ऐसे भी आती है जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड के अलावा भी होती है। अब ऐसी इंफॉर्मेशन जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड से आते हैं उसके एग्जांपल्स के जैसे अकाउंटिंग एंट्रीज, इनवॉइस, कॉन्ट्रैक्ट, लेजर्स एंड रिकॉर्ड और बजट्स वगैरह। जो अदर इंफॉर्मेशन जो ऑडिटर के पास आती है वो मिनट से आती है, रिटर्न कम्युनिकेशन फ्रॉम एक्सटर्नल कंफर्मेशन से आते हैं बेसिकली, एंड मैनुअल्स। मान लो एंटिटी का कोई मैनुअल है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि हमारे ये रूल्स हैं, ये रेगुलेशंस हैं, ये इंटरनल कंट्रोल है, तो उससे भी ऑडिटर के पास एक एविडेंसेस जनरेट होता है। There are two type of audit evidences depending upon nature and depending upon source. Depend upon nature further classified into three types: visual, oral, and documentary. Visual, oral, and documentary. And upon source, internal and external. Visual like observation, oral like inquiry, documentary like receipts और certificates. इंटरनल, जो इंटरनली जनरेट हो उसको बोलते हैं इंटरनल ऑडिट एविडेंसेस। जो एंटिटी के बाहर से एविडेंसेस आते हैं एंटिटी के अंदर उसको बोलते हैं एक्सटर्नल ऑडिट एविडेंसेस। अब देयर आर टू पर्टिकुलर्स बेसिकली, व्हाट इज रेलेवेंस एंड व्हाट इज रिलायबिलिटी। मतलब ये बोला हुआ है कि रेलेवेंस क्या होता है, रिलायबिलिटी क्या होता है। रेलेवेंस क्या होता है? जो इंफॉर्मेशन मैं ले रहा हूं, मींस दैट जो इंफॉर्मेशन मैं मांग रहा हूं और जिस चीज को मैं वेरीफाई करना चाह रहा हूं उसके बीच में ताल्लुक होना चाहिए। एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे सामने स्टूडेंट बैठा है, लेट्स से वो मुझसे कोस्टिंग के डाउट्स पूछ रहा है। अब मैं टीचर हूँ ऑडिट का, और डाउट कौन से पूछ रहा है? कोस्टिंग के। तो क्या कोई लॉजिक है उनके बीच में? रेलेवेंस है? रेलेवेंस नहीं है। तो ऑडिटर जो एविडेंसेस मांग रहा है या जो ले रहा है और जो वेरीफाई करना चाह रहा है, उन दोनों के बीच लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो वेरीफाई तो परचेज कर रहा है और एविडेंस तो सेल के ले रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन द ऑडिट प्रोसीजर्स एंड द एडजस्टमेंट अंडर कंसिडरेशन, जो वेरीफाई कर रहा हूं वो और जो प्रोसीजर लगा रहा हूं उनके बीच में एक लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए। रिलायबिलिटी क्या होता है? रिलायबिलिटी हमारा होता है कि जो हमारे एविडेंस है वो कितने रिलायबल है, और रिलायबल किससे इन्फ्लुएंस होती है? उसके सोर्स से और उसके नेचर से। मतलब सोर्स और नेचर रिलायबिलिटी को एनहेंस करता है। सर हाउ? जैसे एक बात बताओ, ये कुछ जनरलाइजेशंस हैं जो बताते हैं कि ये फलानी चीज रिलायबल होगी, वो चीज रिलायबल नहीं होगी। जैसे अगर एविडेंसेस आते हैं इंडिपेंडेंट सोर्स से, मतलब कोई कंट्रोल नहीं, कोई डिपेंडेंसी नहीं है, तो उनकी रिलायबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। अगर एविडेंसेस आते हैं वहां से, उस एंटिटी से जहां पर कंट्रोल्स काफी ज्यादा इफेक्टिव हैं, तो रेलेवेंस रिलायबिलिटी बढ़ेगी। अगर एविडेंसेस ऑडिटर डायरेक्टली लेता है, इनडायरेक्टली नहीं लेता, तो रिलायबिलिटी बढ़ेगी। फिर डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में होता है, ओरल फॉर्म में नहीं है, तो रिलायबिलिटी इंक्रीज होगी। एंड ओरिजिनल में है, फोटोकॉपी में नहीं है, तो रिलायबिलिटी इंक्रीज होगी। व्हाट इज सफिशिएंट एंड व्हाट इज एप्रोप्रिएट? सफिशिएंसी डील्स विद द क्वांटिटी ऑफ एविडेंसेस, कि कितनी क्वांटिटी के एविडेंसेस हम ले रहे हैं। एंड एप्रोप्रिएटनेस डील विद क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंसेस। क्वालिटी मतलब एक एग्जांपल दे दूं मैं आपको। जैसे मेरे सामने 10,000 परचेज इनवॉइसेस की फाइल रखी है, राइट। अब उनमें से मैंने सबसे हाईएस्ट वैल्यू के कोई भी 10 इनवॉइस निकाल लिए मैंने। आपको क्या लगता है 10,000 फाइल्स में से, 10,000 इनवॉइसेस में से सिर्फ 10 सैंपल निकालना, बेशक से वो हायर वैल्यू की हो, सफिशिएंट है? नहीं है? नहीं है। कम से कम 50 100 तो चेक करने ही चाहिए। देखो, ओके, तो वो क्या है? मतलब सफिशिएंट
नहीं है, बट अप्रोप्रिएट है, अप्रोप्रिएट डील विद क्वालिटी। बट अगर मान लो मैंने 1000 एविडेंसेस ले लिए, 1000 इनवॉइसेस पिक कर लिए, बट सबके वैल्यू किसी की 10 रुपए, किसी की 20 रुपए, किसी की 100 रुपए है, लाखों में किसी की है ही नहीं, तो क्या वो क्वालिटी वाइज सही है? नहीं है। तो सफिशिएंट तो है बट अप्रोप्रिएट नहीं है। फैक्टर अफेक्टिंग द सफिशिएंसी, मतलब क्या क्या फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो सफिशिएंसी को अफेक्ट करते हैं? पहला, मेटीरियलिटी, मतलब अब मान लो जो चीज मैं वेरीफाई कर रहा हूँ काफी ज्यादा मटेरियल है, तो मुझे ज्यादा एविडेंसेस लेने पड़ेंगे, कम लेने पड़ेंगे? क्वांटिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी या कम? डेफिनेटली ज्यादा करनी पड़ेगी। रिस्क ऑफ मेटीरियल मिसस्टेटमेंट, अब अगर मान लो जिस चीज को मैं वेरीफाई कर रहा हूँ उसके अंदर रिस्क काफी ज्यादा है, तो देर बाय सफिशिएंसी मुझे ज्यादा रखनी पड़ेगी। एंड साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन, एक ऐसी एंटिटी है एक्स जो अभी बनी है, एक रिलायंस इंडस्ट्री। अब रिलायंस इंडस्ट्री को ऑडिट करने में जा रहा हूं तो मुझे सफिशिएंट ज्यादा लेने पड़ेंगे, कम लेने पड़ेंगे एविडेंसेस? ज्यादा। तो तीन फैक्टर्स हैं जो सफिशिएंसी को अफेक्ट करेंगे। वन इज मेटीरियलिटी, सेकंड इज आरओएमएम, थर्ड इज साइज एंड पॉपुलेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स का लो, कोई बात नहीं। अब ऑडिट प्रोसीजर्स आर फर्दर टू टाइप्स, फर्स्ट इज रैप एंड सेकंड इज फैप। फैप के दो पार्ट्स, टीओसी एंड सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स। फैप के दो पार्ट, टेस्ट और टेल, सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर। अब सब्सटेंटिव के भी दो पार्ट, टीओडी एंड सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। टाइम एंड पे बताऊंगा कि क्या होता है इनका मतलब। अब इन सब ये तो हो गए मेजर पार्ट, इनके एग्जांपल्स क्या हैं? इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस, एनालिटिकल एंड इंक्वायरी। वन बाय वन पढ़ते हैं इनको। व्हाट इज इंस्पेक्शन? आ सकते हैं इनमें से किसी पे भी नोट, इंक्वायरी पे नोट बहुत बार आ चुका है। एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड, वेदर इंटरनल, मतलब चाहे डॉक्यूमेंट मेरे पास इंटरनली आए हो, एक्सटर्नली आए हो, पेपर फॉर्म में आए, इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में आए हो, उनको एग्जामिनेशन करने को हम क्या बोलते हैं? इंस्पेक्शन, राइट। और टेंजिबल एसेट को अगर इंस्पेक्ट करते हैं तो वो ज्यादा एविडेंसेस प्रोवाइड करते हैं। ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब होता है? लुकिंग एट द प्रोसेस, मतलब किसी प्रोसेस को देखना कि वो कैसे काम कर रहा है। मैं कह रहा हूँ जाओ पीछे देख के बच्चे चीटिंग तो नहीं कर रहे हैं, तो वो होता है ऑब्जर्वेशन। समझे? मतलब किसी प्रोसेस को देखना कि वो काम कैसा वहां पर हो रहा है, उसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। फिर बट ये इतना जो ऑब्जर्वेशन एविडेंस प्रोवाइड करता है वो लिमिटेड टू द पॉइंट ऑफ टाइम होता है, मतलब जब आप देख रहे हो तब आपको एविडेंसेस मिल रहे हैं, जब आपने देखना छोड़ दिया तो एविडेंसेस भी आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है। एक्सटर्नल कंफर्मेशन क्या होता है? रिटर्न रिस्पॉन्स फ्रॉम द थर्ड पार्टी, की थर्ड पार्टी से कोई रिटर्न रिस्पॉन्स मिलना, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन। और एक्सटर्नल कंफर्मेशन जैसे जो अकाउंट बैलेंसेस होते हैं ना, डेटर्स वगैरह हो गए, उनको एड्रेस करता है। और एक्सटर्नल कंफर्मेशन नीड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू अकाउंट, बट ये जरूरी नहीं है कि अकाउंट बैलेंसेस के लिए, डेटर के लिए के अलावा कोई फिक्स एसेट के लिए हो सकता है, या फिर कोई टर्म्स कंडीशन जो वेरीफाई करने हो किसी एग्रीमेंट के, उसके लिए भी हो सकता है। रिकैलकुलेशन, रिकैलकुलेशन क्या होता है? मैथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करना। रीपरफॉर्मेंस क्या होता है? मतलब जो प्रोसीजर ऑलरेडी परफॉर्म हो चुके हैं उनको रीपरफॉर्म करके देखना कि डिजायर्ड रिजल्ट मेरे पास आ रहा है या नहीं आ रहा है। एनालिटिकल प्रोसीजर मींस इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बाय द रिलेशनशिप ऑफ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, मतलब फाइनेंशियल को नॉन फाइनेंशियल से कंपेयर करके देखना कि रीजनेबल है, रीजनेबल नहीं, और इससे मुझे कुछ फ्लक्चुएशंस और कुछ रिलेशनशिप के बारे में पता चलता है। इंक्वायरी मोस्ट इंपोर्टेंट। इंक्वायरी क्या होती है? सीकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम नॉलेजेबल पर्सन, मतलब किसी भी नॉलेजेबल पर्सन से जिसको उसकी नॉलेज हो, उससे या तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मांगना या फिर नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मांग रहा। अब ये जो इंक्वायरीज होती है ना, फॉर्मल भी होती है और इनफॉर्मल भी होती है। रिस्पॉन्सेज टू, मतलब जो इंक्वायरी से मेरे को रिस्पॉन्स आता है वो ऐसा भी हो सकता है जो मेरे पास पहले एविडेंस नहीं था। मतलब इन शॉर्ट इंक्वायरी से मेरे को वो एविडेंसेस जो मिल सकता है जो बिल्कुल नया हो मेरे लिए, जो मेरे पास पहले नहीं आया था। और ऑडिटर अगर चाहे तो जो इंक्वायरी जिसको ओरल में मिली है ना वो रिटर्न में लिखवा के ले सकता है। ओके, बट इंक्वायरी अलोन सफिशिएंट एविडेंस प्रोवाइड नहीं करता। इंक्वायरी के साथ मुझे इंस्पेक्शन भी लगाना पड़ेगा। ये तो ऐसी बात होनी, जैसे मान लो मैंने किसी से कुछ पूछ लिया और वो बोला हाँ ऐसा है, तो मुझे सिर्फ उसकी बातों पे विश्वास नहीं करना, हाँ ऐसा है, मुझे खुद भी इंस्पेक्ट करना पड़ेगा वेदर इट इज सो और नोट, कि ऐसा है या नहीं है। हो जाएगा। अब नेचर टाइमिंग ऑफ प्रोसीड्स ऑल डिपेंड अपॉन द जजमेंट ऑफ द ऑडिटर के किस टाइम पर उसको प्रोसीजर्स लगाने हैं। अब जैसे ये था आरएपी, एफएपी, एफएपी की दो, टीओसी, एसएपी, एसएपी की दो, टीओडी एंड एपी। एंड टेस्ट टू डिटेल दो टाइप के होते हैं, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। वाउचिंग बोलते हैं पी एंड एल को वेरीफाई करना है, वेरिफिकेशन बोलते हैं बैलेंस शीट को वेरीफाई करना है, बस। और आरएपी क्या होता है आपको पता है कि
जब हम एंटिटी की या उसके कंप्लीट एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, उस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। क्या बोलते हैं? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। और जब अंडरस्टैंडिंग लेके, पूरे एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग मैंने ले ली, उसको लेके जब मैं बोलता हूँ अच्छा यार यहाँ पे ज्यादा रिस्क है, यहाँ पर मुझे ज्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे, तो वो होता है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, फर्दर असेसमेंट प्रोसीजर्स। फिर टेस्ट ऑफ कंट्रोल। टेस्ट ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या होता है? कि कंट्रोल्स को टेस्ट करना कि वो इफेक्टिवली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वेदर दे आर इफेक्टिवली, वेदर दे आर इफेक्टिवली परफॉर्मिंग देयर वर्क और नॉट। एंड सब्सटेंटिव कंसिस्ट ऑफ टीओडी एंड एनालिटिकल प्रोसीजर। एडजस्टन क्या होती है? रिप्रेजेंटेशन बाय द मैनेजमेंट दैट आर इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब जो आइटम्स एफएस के अंदर इंक्लूड है, या जो चीजें एफएस के अंदर जुड़ी हुई है, उनके लेके कुछ रिप्रेजेंटेशन देना। जैसे हमारी एफएस बिल्कुल कंप्लीट है, हमारी एफएस बिल्कुल एक्यूरेट है, हमने बिल्कुल प्रॉपर्ली सारी चीजें वैल्यू करी हैं, हमारी जो चीजें दिख रही हैं वो एग्जिस्ट भी करती हैं, जो ट्रांजेक्शन हुई है वही दिख रही है बस, सही ट्रांजेक्शन सही पीरियड में रिकॉर्ड हुई है, उसको क्या बोलते हैं हम? कट ऑफ। तो दीज आर द एडजस्ट। जैसे मैं कह रहा हूं, मतलब जो मैनेजमेंट होती है ना, वो एफएस को लेके कुछ कन्फेशंस देती है कि हमारे पास बहुत अच्छी है, हमारे पास बिल्कुल कंप्लीट है। इसी कन्फेशन को क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेशन। और रिप्रेजेंटेशन का दूसरा नाम क्या है? एजर्शन। सो एजर्शंस आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैनेजमेंट फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, and that assertions shall be verified by the auditor to identify the different type of potential misstatement, कि कहीं उसके अंदर कुछ गलतियां तो नहीं है। ओके, खुद कर लेना आप। उसके बाद जैसे प्लांट एंड मशीनरी है, अब ये आपको ना ये 3 नंबर में आ चुका है आर्यन। अब इसमें ना जैसे एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, अब इस एक्सट्रैक्ट से मुझे क्या एविडेंसेस मिल रहे हैं? एजप्शन बता रही, इंप्लाइड एजप्शन। एक तो एक्सप्रेस हो गया कि हम जो बोल रहे हैं भाई देखो हमारे प्लांट एंड मशीन एग्जिस्ट भी करती है, देख लो जाके जाओ, हमें मतलब नहीं है। हो गया एक्सप्लिसिट। एक तो इम्प्लिसिट, जो देख के पता लगे, जैसे ये एक्सट्रैक्ट मुझे दिया हुआ है, इसको देख के क्या पता लग रहा है? अच्छा प्लांट एंड मशीनरी है, तो यार एसेट है तो एग्जिस्ट भी करती होगी। और डेप्रिसिएशन तो वैल्यू भी प्रॉपर है। ओके, और क्या होगा? और बिजनेस के नाकाम पे भी आ रही होगी, तो ये सारी चीज हम एग्जिस्ट कर सकते हैं। और एसेट में आ रही है तो कंपनी की उसको मालिकियत भी होगी, ओनरशिप भी होगी, तो ये सब चीजें। ऑडिट ट्रेल क्या होता है? ऑडिट ट्रेल बेसिकली एक डॉक्यूमेंट फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन आ सकता है, ये सुनना ध्यान से। ऑडिट ट्रेल एक डॉक्यूमेंट फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन होता है, जिससे पता चलता है कि किस तरह से एक एंट्री एफएस का पार्ट बनी है। स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड होता है, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि एक डाटा कहां से शुरू हुआ था, कहां से खत्म हो गया। इसको रिकॉर्ड कीपर भी बोलते हैं, डेटा सिक्योरिटी के लिए काम आया जाता है। समझे? आज इसे 500 करेंगे हम पूरा, ठीक है? टाइम लगाएंगे इस चैप्टर पे थोड़ा सा। इंफॉर्मेशन टू बी यूज एज ऑडिट एविडेंस, इसने क्या बोला कि इंफॉर्मेशन टू बी यूज एज ऑडिट एविडेंस। सुनो ध्यान से, अगर मान लो मैनेजमेंट ने मैनेजमेंट एक्सपर्ट को यूज किया है, एग्जांपल ले लेता हूं मैं एक आपको। जैसे मान लो कंपनी के पास बैलेंस शीट में ज्वेलरी रखी हुई थी 5 करोड़ रुपए की, एसेट साइड। अब ज्वेलरी को वैल्यूएशन करवाने के लिए उन्होंने किसी मनमोहन ज्वेलर्स को हायर किया था। राइट, राइट। अब मनमोहन ज्वेलर्स ने उनकी सारी वैल्यूएशन करा और वैल्यूएशन रिपोर्ट दे दी। अब मनमोहन ज्वेलर्स एक्सपर्ट किसका है? ऑडिटर का है या मैनेजमेंट का है? तो अब ये बताओ, अब ऑडिटर के पास ज्वेलरी को वेरीफाई करने के दो ऑप्शंस हैं। या तो वो सारी वैल्यूएशन खुद करे दोबारा, या मनमोहन ज्वेलर्स की जो रिपोर्ट है वो उसको एग्जैक्ट ऑप्ट कर ले, समझे, और वेरीफाई कर ले हाँ ज्वेलरी सही होगी, अगर ज्वेलर ने करी है तो। बट अगर वो किसी मैनेजमेंट एक्सपर्ट के काम को यूज करता है, तो उसके काम पर कितना बिलीव करेगा वो कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है? आई मीन टू से, अगर ऑडिटर ऐसी इंफॉर्मेशन एविडेंस के रूप में यूज करता है जो किसी एक्सपर्ट ने बनाई है, तो उसको कितना काम उसके ऊपर और करना है वो किन फैक्टर पर डिपेंड करता है? उस मैटर के अंदर रिस्क कितना है, ऑल्टरनेटिव सोर्स से एविडेंसेस कितने मिल रहे हैं, ठीक है, नेचर कॉम्प्लेक्स कितना है मैटर, और क्या मनमोहन ज्वेलर्स एंटिटी का ही कोई पर्सन है, क्या एंटिटी का एम्प्लॉय है वो, या मैनेजमेंट का कंट्रोल था उसके ऊपर, क्या मनमोहन ज्वेलर के पास टेक्निकल स्टैंडर्ड्स की नॉलेज है या नहीं है, और उसको प्रीवियस एक्सपीरियंस है या नहीं है। देखो, अगर जैसे उसको प्रीवियस एक्सपीरियंस अच्छा रहा, मतलब मैं जानता हूँ मनमोहन ज्वेलर को, मुझे पता है कि वो ऑथेंटिक पर्सन है मार्केट का, तो मैं उसके काम को एज इट इज ऑप्ट कर लूँ, मैं अपनी कुछ एफर्ट्स लगाऊंगा ही नहीं। जैसे रिस्क नहीं है, कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं है मैनेजमेंट का,
या एंटिटी का एम्प्लॉयड पर्सन भी नहीं है, तो मैं एज इट इज यूज कर लूंगा, बस बात खत्म। समझे? उसके बाद सिलेक्टिंग आइटम फॉर द टेस्टिंग। आइटम सिलेक्ट करने के क्या क्या मीन्स हैं? मीन्स अवेलेबल टू सिलेक्ट द आइटम्स, फर्स्ट इज select all items, that is 100% examination. Second, select specific items. And third, audit sampling. ये तो 100 के 100% एग्जामिन कर लो, पहला मोड है ये। या कुछ स्पेसिफिक सिलेक्ट कर लो, या कुछ सैम्पलिंग बेसिस पे। अब 100% सिलेक्ट कब करूंगा मैं? जहां पर लार्ज वैल्यू आइटम हो, रिस्क बहुत ज्यादा हो, और मैं कुछ ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूं उसको वेरीफाई करने के लिए, सो एट दैट टाइम मैं उनको यूज कर सकता हूं। समझे? स्पेसिफिक आइटम कब सिलेक्ट करेंगे हम? मतलब स्पेसिफिक में होता है कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम बता दें कि इस तरह के अब ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करो, जैसे हाई वैल्यू आइटम, आइटम ओवर सर्टेन अमाउंट की 50 लाख से ऊपर वाले ट्रांजेक्शन में वेरीफाई करनी है। एंड नेचर ऑफ द एंटिटी और नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में डिपेंड करता है कि मैं कैसे ट्रांजेक्शन को सिलेक्ट करूंगा जो मुझे वेरीफाई करनी है। एंड देन ऑडिट सैंपलिंग। ऑडिट सैंपलिंग आपको पता है कि ये पॉसिबल नहीं है कि हर एक ट्रांजेक्शन को चेक करना, बट कंक्लूजन मुझे पूरी पॉपुलेशन पे देना पड़ता है। अब पूरी पॉपुलेशन पे कंक्लूजन देने के लिए पूरी पॉपुलेशन वेरीफाई भी करनी पड़ेगी, बट एक एक चीज को वेरीफाई करने का टाइम भी नहीं होता। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या है कि सैंपल ऐसा उठाओ जो कि पूरी पॉपुलेशन को रिफ्लेक्ट करे, ऐसा बस हो जाएगा। तो देर आर थ्री मीन्स टू सेलेक्ट द आइटम, फर्स्ट इज 100%, सेकेंड आइटम स्पेसिफिक, select the specific item, and third is audit sampling, बस। इनकंसिस्टेंसी इन और डाउट ओवर द रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंसेस। अगर एविडेंस हमें एक सोर्स से मिला है जो वो दूसरे सोर्स से इनकंसिस्टेंट है, या डाउट है उसकी रिलायबिलिटी पर, तो ऑडिटर पहले उसके मतलब डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेगा, और अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो उसका इफेक्ट अपनी रिपोर्ट पर देखेगा। और मैनेजमेंट एक्सपर्ट के काम को अगर वो यूज कर रहा है, उसके काम पर रिलाई कर रहा है, तो उससे पहले वो उसकी कॉम्पिटेंस को देखे जो हम पढ़ चुके हैं, और अंडरस्टैंडिंग लेगा और उसका काम उसके लिए अप्रोप्रिएट है या नहीं है। तो ये था हमारा एसए 500। ओके, सो लगे हाँ तो एक ऐसे और कर लेते हैं, दैट इज एसए 610। 610 क्या है? यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर, यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर। मतलब देखो, ऊपर जो काम यूज वो कर रहा था ना, वो मैनेजमेंट के एक्सपर्ट का कर रहा था, और यहाँ पर जो वो काम यूज कर रहा है ना, वो इंटरनल ऑडिटर है, तो ये मैनेजमेंट का बंदा, मैनेजमेंट का ही पर्सन है ये। बट जैसे मान लो इंटरनल ऑडिट एक फंक्शन होता है बड़ी बड़ी एंटिटीज में, जो एक प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ एंटिटीज होती हैं, कि एक्सटर्नल ऑडिटर आने से पहले एक वो इंटरनल ऑडिट करा लिया कि क्लरिकल मिस्टेक्स होते हैं, छोटी मोटी मिस्टेक्स होते हैं, वो सॉर्ट आउट हो जाए। जस्ट अ सेकेंड। सो हम कहा थे कि देखो, जैसे लो रेगुलेशन को वेरीफाई करना इंटरनल ऑडिटर की ड्यूटी भी बनती है और एक्सटर्नल की ड्यूटी भी बनती है। तो एक्सटर्नल इंटरनल को क्यों ना ये बोल दे कि देखो, लो रेगुलेशन आपको भी वेरीफाई करने हैं, हमें भी वेरीफाई करने हैं, तो क्यों ना मैं आपको बता दूं कि किस तरह से लो रेगुलेशन को वेरीफाई करता है कि वो मेरे काम भी आ जाए। सो व्हाट इज इंटरनल ऑडिट? इट इज अ फंक्शन दैट परफॉर्म, it is a function that perform the assurance and consulting activities to evaluate the effectiveness of entities governance, risk management and internal control process। एंटिटी किस तरह से चलती है जो उसको इवेल्युएट करेगा, उसको हम बोलते हैं इंटरनल ऑडिट फंक्शन। अब इंटरनल ऑडिटर की एक्टिविटीज क्या क्या है विद रिस्पेक्ट टू गवर्नेंस, जैसे पॉलिसीज मेकिंग कैसी एंटिटी की, रिस्क मैनेजमेंट, एंटिटी का रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम कैसा है, एंड एक्टिविटीज विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल
कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल में क्या, इवेल्युएट करना उसको, एग्जामिनेशन करना उसके ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ऑपरेटिंग एक्टिविटी को रिव्यू करना, और लो रेगुलेशन कंप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं उसको रिव्यू करना। ये सारी एक्टिविटी किसकी बनती है, इंटरनल। पहला गवर्नेंस, सेकंड रिस्क मैनेजमेंट, थर्ड इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल के चार पार्ट्स, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग, लो रेगुलेशन एंड इंटरनल कंट्रोल। बस। अब वेज इन विच द एक्सटर्नल कैन यूज द इंटरनल, किन किन तरीकों से, किन किन तरीकों से एक्सटर्नल इंटरनल को यूज कर सकता है। ओके, पहला, कोई इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करके, मतलब टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन दैट इज रेलेवेंट टू द एक्सटर्नल, और जो उसकी रेलेवेंस में है वो इंफॉर्मेशन वो उससे ऑब्टेन कर सकता है। एंड उसका काम यूज कर सकता है एज इट इज, या डायरेक्ट असिस्टेंस भी यूज कर सकता है। डायरेक्ट असिस्टेंस कैसे, कि मैं बोल दूं भाई आपको भी ये काम करना है, मेरे को भी ये काम, क्यों ना मिलके ये काम कर ले, उसको बोलते हैं डायरेक्ट असिस्टेंट, कि वो अपना काम उसको डेलीगेट कर दिया, उसको बोलते हैं डायरेक्ट असिस्टेंस। ओके। अब एक्सटर्नल के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, पहले चेक करें कि उसका काम यूज करने लायक है या नहीं है, वर्क एडिक्वेट है या नहीं है, और डायरेक्ट सुपरवाइज रिव्यू हुआ है या नहीं। ऐसा नहीं कि अगर वो डायरेक्ट असिस्टेंस ले रहा है उसकी, तो उसको डायरेक्ट सुपरवाइज करना, बताना कि कैसे काम करना है, कैसे काम नहीं करना है। अब अगर वो, देखो ऊपर जैसे आर्य ने से चेक किया था कि उसका काम यूज हो सकता है या नहीं हो सकता है। अब ये चेक करने के लिए, ये चेक करने के लिए कि उसका काम यूज हो सकता है या नहीं हो सकता, वो कैसे चेक करेगा, उसके कॉम्पिटेंस चेक करके, उसकी ऑब्जेक्टिविटी चेक करके, और उसकी अप्रोच ऑफ डूइंग द वर्क चेक करके कि वो कैसे काम करता है। ठीक है जी। अब ऑब्जेक्टिविटी रेफर टू एबिलिटी टू परफॉर्म द टास्क विदाउट अलाउइंग द बायसनेस, मतलब पक्षपात किए बिना काम करना, उसको क्या बोलते हैं हम, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के फैक्टर्स क्या हैं, जैसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना होना, इंप्लॉयमेंट डिसीजन देखना, मतलब अगर मुझे ये डिसीजन लेना है कि इंटरनल ऑडिटर इंडिपेंडेंट है या नहीं है, तो मैं कैसे पता लगाऊंगा, ये देख के कि वो उसका डिसीजन कैसा है, मतलब वो कंपनी का एम्प्लॉय है या कोई बाहर की पार्टी है, रिस्ट्रिक्शन कितनी लगाई है उसके ऊपर, और कॉन्फ्लिक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो फ्री है या नहीं है। फिर कॉम्पिटेंस क्या होता है, नॉलेज और प्रोफिशिएंसी, स्पेशलाइजेशन, वो सब। अब कॉम्पिटेंस को क्या क्या फैक्टर्स देखिए कॉम्पिटेंस को चेक करने के लिए, सबसे पहला, उसको हायर करने की पॉलिसी, उसकी प्रोफिशिएंसी, उसकी नॉलेज, एंड एज पर द एंटिटी उसको एडिक्वेटली रिसोर्स किया गया है या नहीं किया गया है। जैसे मान लो अब लार्ज लेवल ऑफ कंपनी है, ओके, अब उस केस में लेट से पूरी टीम चाहिए हो मुझे, बट स्मॉल साइज कंपनी उसमें एक बंदा भी चाहिए हो सकता है, तो वो एज पर द साइज टीम डिप्यूट करी है या नहीं करी है। अप्रोच, अप्रोच में क्या, कोई गाइडेंस नोट फॉलो किया है नहीं किया, क्वालिटी कंट्रोल मतलब SQC 1 फॉलो किया है या नहीं किया है। बस। अब कुछ एग्जांपल्स दिए हुए, करना करना छोड़ना छोड़ देना, मतलब एक्सटर्नल कौन कौन से इंटरनल के काम को यूज कर सकता है, कंट्रोल को टेस्ट करने का, प्रोसीजर को परफॉर्म करने का, इन्वेंट्री काउंट करने का, ट्रांजैक्शन को ट्रेस करने का, और कंप्लायंस को चेक करने का, ये सारे काम वो कर सकता है। पर ये बताओ मुझे, कब एक्सटर्नल, क्या बोला मैंने, कब एक्सटर्नल इंटरनल के काम को यूज नहीं करेगा, जब ज्यादा जजमेंट इन्वॉल्व हो। ज्यादा जजमेंट इन्वॉल्व हो मतलब प्लानिंग करनी हो, स्ट्रेटेजी बनानी हो, तो जजमेंट इन्वॉल्व होती है इसमें, तो ये कौन करेगा, एक्सटर्नल। जैसे हमने पढ़ा था चैप्टर 2 में, नेट ऑडिटर स्ट्रेटेजी प्लान बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, एग्जैक्टली exactly। जहां पर रिस्क ज्यादा हो, जहां पर ऑब्जेक्टिविटी ना हो उसकी, कॉम्पिटेंस ना हो, और अप्रोच उसने कोई फॉलो ना करी हो, समझे, तो वहां पर वो ये काम यूज नहीं करेगा। अगर वो यूज कर, जैसे उसने ऊपर बोला था, ऑब्जेक्टिव के उसके काम को यूज करना है नहीं करना वो चेक करना, यूज करना है नहीं करना वो क्या चेक करेगा, उसको ऑब्जेक्टिविटी देख के, अप्रोच देख के, और कॉम्पिटेंस देख के। अब उसने ये डिसाइड कर लिया हाँ मुझे यूज करना है, तो कैसे यूज करेगा, डिस्कस कर लेगा उसके साथ कुछ बातें, उसकी रिपोर्ट्स को रीड कर लेगा, या उसके काम के ऊपर सफिशिएंट प्रोसीजर्स लगाएगा, हो जाएगा। डिस्कशन एंड कोऑर्डिनेशन, इसका मतलब ये है कि दोनों के बीच में टाइमली इंटरवल पे डिस्कशन होना चाहिए और कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अब क्या क्या डिस्कस करेंगे वहां पर, क्या टाइम पे काम किया था, क्या काम किया था, कितना कवर किया था, मेटलिटी क्या सेट की थी, मेथड्स क्या थे, डॉक्यूमेंटेशन किए हैं या
नहीं किए हैं और उसके काम को रिव्यू करेगा और रिपोर्ट भी करेगा। अब कोऑर्डिनेशन इफेक्टिव कब माना जाएगा, मतलब व्हेन कैन वी say that the coordination between them are effective। ओके, जब इंटरवल बेसिस पे हुई, मतलब टाइमली इंटरवल पे हुई, जल्दी जल्दी हुई उनके बीच कम्युनिकेशन, जब एक्सटर्नल ने सारी बातें इंटरनल को बताई हो और एक्सटर्नल इज इन्फॉर्म्ड ऑफ एनी मैटर कम टू अटेंशन द फंक्शन, मतलब पहली बात टाइमली बेसिस पर हुआ हो, दूसरा एक्सटर्नल ने सारी बातें इंटरनल को बता दी हो, तीसरा इंटरनल ने भी सारी बातें एक्सटर्नल को बता दी हो। डायरेक्ट असिस्टेंस मतलब काम यूज करना उसके एज इट इज, पर कब काम यूज नहीं करेगा, सेम बात है, जहां पर जजमेंट इन्वॉल्व हो, जहां पर रिस्क हो, जहां पर ऐसा कोई काम हो जिसमें वो इन्वॉल्व था ऑलरेडी, जहां पर ऑब्जेक्टिव ना हो, कॉम्पिटेंस ना हो। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये। जब भी वो उसकी डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन करेगा उससे पहले कुछ चीज लेगा, वो दो एग्रीमेंट लेगा, एक एग्रीमेंट एंटिटी से और एक एग्रीमेंट इंटरनल ऑडिटर से। एंटिटी से किस चीज का एग्रीमेंट, अब जैसे इंटरनल ऑडिटर होता है, मैनेजमेंट का बंदा होता है वो, तो मैनेजमेंट से एग्रीमेंट लेगा कि आप अलाउड करते हो उसको कि वो मेरी बातें माने और आप बीच में इंटरफेयर नहीं करोगे। एग्रीमेंट एक इंटरनल से लेगा कि आप इंफॉर्मेशन को चल रखोगे बस। फिर एक टॉपिक है जनरल, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल क्या होता है और इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होता है। इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल होता है जो ओवरऑल कंट्रोल लगाए जाते हैं एंटिटी में। इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होता है, जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए स्पेसिफिकली कंट्रोल रखते हैं उनको बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल ओवर स्पेसिफिक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। बस ये था हमारा आज का टॉपिक, दैट जैसे 500 एंड ऐसे 610। आज के टॉपिक सिर्फ ये दो ही थे, बाकी करते हैं कल। टिल देन बाय बाय, सी यू सून टुमारो, बाय।